प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेथब खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम दूसरा टेस्ट सीरीज लेके आए हैं जो क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का है और ये वीवीआई क्वेश्चन लिए हैं, वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन लिए हैं। तो आप इससे टेस्ट देकर पता लगाइए कि आप कितना जानते हैं, आप कितना सही कर पाते हैं। आप प्रतिदिन टेस्ट दीजिएगा तो धीरे धीरे आपका जो है मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्टिव्स बनाने का पावर जो है बढ़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम को बर्बाद करते हुए चलती देखते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर वाले कितने छोटे छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, उससे जो है छोटे छोटे गोले 2 सेंटीमीटर के गोले बनाने हैं। तो छोटे छोटे गोले की कितने मतलब छोटे छोटे गोले बनाए जाएंगे। तो गोले की संख्या एकदम शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे। गोले की संख्या बराबर ये बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा, बड़े गोले यानी कि 4 सेंटीमीटर वाले गोले, बड़े गोले का आयतन, और ये हो जाएगा, या तो ऐसे लिख दीजिए 4 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन और बट्टे में क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन। सबसे अच्छा यही होगा, 4 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन और बट्टे 2 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, और नीचे भी हो जाएगा 4/3, यहाँ पर कैपिटल आर दे दीजिए, पाई आर क्यू। 4/3 पाई पाई कटा दीजिए। तो यहाँ पर बचा क्या, आर क्यू। आर क्या है, बड़ी आर क्या है 4, तो यानी कि 4 का होल क्यू हो जाएगा, यानी 4 गुना 4 हो जाएगा। और छोटी आर कितना है 2, 2 गुना 2 गुना 2। अब इसको कटा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए हम इस तरह से शॉर्ट में बनाएंगे और इतना भी नहीं लिखेंगे हम कागज़ पर, इतना भी एग्जाम में नहीं लिखेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे 4 को 3 बार गुना कर देंगे और बटे में देखिए 2 को 3 बार गुना कर देंगे और कटा देंगे। तो इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो आप इतना बड़ा लंबा चौड़ा सूत्र नहीं लिखिएगा। आप एक हिसाब बना लिए, तो अब देख लिए कि 4/3 दोनों का पाई पाई दोनों का कटता, आर क्यू बटा आर क्यू बचता। ठीक है, तो जितना भी बड़ा गोला होगा बड़े गोले के आर को 3 बार गुना में लिख दीजिए, छोटे गोले के आर को बटे में देके 3 बार गुना में लिख दीजिए, कटा दीजिए, कटाने के बाद जो बचता है वही उसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि समान ऊंचाई एवं समान व्यास वाले एक शंकु एवं बेलन के आयतनों का अनुपात होगा। यानी क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि समान ऊंचाई एवं समान व्यास वाले शंकु एवं बेलन, यानी शंकु का आयतन और बेलन का आयतन निकालना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे शंकु का आयतन अनुपात बेलन का आयतन, अनुपात बेलन का आयतन। अब देखिए शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3। यहाँ पर क्या कह रहा है कि समान ऊंचाई एवं समान व्यास, जब व्यास समान है तो त्रिज्या भी समान होगा, यानी दोनों का त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तब देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर एच कट जाता है, तो बचता है क्या 1/3 अनुपात 1। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर 3 को हटाना है, क्या करना है 3 को हटाना है। तो क्या करना है दोनों साइड 3 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 3 से गुना कर दीजिए और यहाँ भी 3 से गुना, तो ये दोनों कट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास 1/3, हमारे पास क्या बचा 1/3, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आप इस तरह से शॉर्ट में बनाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है यदि गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, यदि गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा। गोले की त्रिज्या पहले मान लिया जाए आर है, गोले की त्रिज्या कितनी है आर है। ठीक है, अब कहता है कि त्रिज्या को दुगुनी कर दीजिए, तो अब इसके त्रिज्या को दुगुनी कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 2r, ये r है।
अब क्या कहता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पहले यहाँ पर इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, पाई 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 4 पाई आर के जगह पर कितना हो जाएगा, 2 आर का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको अनुपात में लिख दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए ये 4 पाई आर स्क्वायर रह गया, और इसका क्या हो जाएगा, आर के जगह पर 2 आर हो गया है, आर के जगह पर क्या हो गया 2 आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 पाई 4 आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए 4 पाई पाई आर स्क्वायर काट दीजिए। तो ये इधर क्या कितना बचा 1, और इधर कितना हो गया 4। तो यानी इससे ये कितनी गुनी है, 4 गुनी। इससे ये कितना गुनी है, 4 गुनी। अनुपात में नहीं भी लिखिएगा तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, बराबर भी देख के लिख सकते हैं। तो इससे ये कितना गुना है, ये 1 है तो ये 4 है, तो यानी कि कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 4 गुना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई cm है। एक गोला है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, एक गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप देख पा रहे हैं, यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई वर्ग cm है तो उसका व्यास क्या होगा। तो चलिए हम सूत्र पर बैठाते हैं, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 4 पाई वर्ग cm, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका व्यास निकालने का आता है। तो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब बराबर इधर क्या हो गया, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 पाई और ये 4 पाई क्या होगा, कैंसिल। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इधर कुछ नहीं तो 1, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, √1। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 1। अब देखिए आर इसका 1 cm आता है, लेकिन ये डी निकालने का आता है, ये क्या कहता है, डी निकालने। तो डी बराबर हम लोग पढ़े 2 गुना आर, यानी 2 गुना 1 बराबर कितना, 2 cm। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 cm होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन। कहता है एक गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोला एवं नया गोला। क्या कहता है, एक गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोला और नए गोले का आयतन पूछा जा रहा है। ये हिसाब है, एक गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोला एवं नए गोले के आयतनों का अनुपात। तो देखिए फिर वही हिसाब है, एक गोला ले लेते हैं, इसका त्रिज्या आर कर देते हैं, और दूसरा गोला ले लेते हैं, इसकी त्रिज्या को कहता है आधी कर दिया जाए, तो r/2 कर दिया। ठीक है, अब क्या पूछता है कि एक गोले की त्रिज्या आधी कर दिया तो मूल गोला एवं नए गोले के आयतनों का अनुपात। तो मूल गोला यहाँ पहले लिखा, मूल गोला एवं नए गोला के आयतनों का अनुपात। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, थोड़ा सा परीक्षा में इतना लिखना नहीं है, मूल गोला का आयतन अनुपात नए 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 गोले का आयतन, नए गोले का आयतन। अब देखिए मूल गोला का आयतन बराबर क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अनुपात, और ये कितना हो जाएगा, 4 पाई आर के जगह पर कितना हो जाएगा, r/2 का होल स्क्वायर, r/2 का होल स्क्वायर। तब इसको सॉल्व कीजिए, ज्यों का ये त्यों रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 पाई r²/4, r²/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 4 पाई r²/4, तो ये और ये क्या होगा, कट जाएगा। तो इधर क्या बचा 1, इधर क्या बचा 1/4। अब इसको क्या करना है, अब इसको क्या करना है, दोनों तरफ 4 से गुना कर दीजिए। 1 गुना 4 बराबर 1 बटा अनुपात में रहेगा 1/4 गुना 4, ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो हो जाएगा 4:1। ये हमारा होगा आंसर। देखिए यहाँ पर भूल हुआ, आयतन करा था हम, तो यहाँ पर लिख दिए पृष्ठीय क्षेत्रफल 4/3 पाई r³ और 4/3 पाई r³। तो यहाँ पर मिस हुआ है, चलिए इसको काट देते हैं, इधर बना देते हैं, 4/3
3 पाई आर क्यूब अनुपात 4/3 पाई आर बटा 2 का होल क्यूब। तो ये तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, सूत्र उसमें भूल हो गया लिखने में, पाई और ये आर क्यू बटा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखिए 4/3 पाई पाई काट दीजिए, आर क्यू और आर क्यू भी काट दीजिए, ठीक है। तो बचा क्या 1/1/8। अब जो है इसको क्या करना, 8 को हटाना है, तो 1 गुना 8 कर दीजिए और इधर भी 8 से गुना कर दीजिए, 8 8 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 8/1, और ये हमारा होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या एवं 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस बेलन को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। यानी कहता है 2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या एवं 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन है, बेलन को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। तो चलिए देखिए, बेलन का आयतन बराबर, कितना नंबर क्वेश्चन था, 6 नंबर। तो बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर गोला का आयतन, चूँकि बेलन से ही गोला बनाया जा रहा है, बेलन का आयतन बराबर गोला का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। गोला का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए इसमें से पाई और पाई काट दीजिए, यहाँ पर 2 गो आर है, यहाँ पर 3 ठो आर है, तो आर भी काट दीजिए, तो यहाँ बचा क्या एच, और यहाँ पर क्या बचा आर, ठीक है आर, और इधर क्या बचा 4/3। अब देखिए इसका एच कितना है, सॉरी, दोनों का पिघलाकर, बेलन को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। सॉरी, इसमें भी भूल हुआ, दोनों का त्रिज्या 2 है, आधार त्रिज्या इसका, चलिए इसको भी मारते हैं कैंसिल। पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, पाई पाई कैंसिल करना है यहाँ खाली, तो क्या बचा आर स्क्वायर एच बराबर, यहाँ पर क्या बचा 4/3 आर क्यूब। इसका आर 2 है, 2 गुना 2, और एच कितना है, एच इसका 45, ये हो जाएगा 45, और ये कितना है 4/3 गुना आर क्यूब, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, तो 4/3 आर क्यू के जगह पर कितना होगा, 3 गुना 3 गुना 3, और गोले की संख्या को x लिख दीजिए, तो यहाँ 3 और यहाँ 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90, 90 दूनी कितना हो जाएगा 180, और इतना इधर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 चौक 36, और गुना क्या होगा x मतलब गोले की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर 180/36 जाएगा, और 36 पंचे 180, x बराबर, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 5 आंसर। या आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं, जैसे पहले जो एक हिसाब हम बनाए उस तरह से भी आप बना सकते हैं। जैसे गोले की संख्या, यहाँ पर क्या लिख रहा था, गोले की संख्या, तो गोले की संख्या बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, और बटे क्या होगा, एक छोटे गोले का आयतन, या जो भी है एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन। तो देखिए वही बात होगा, बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पर भी पाई और पाई कट जाएगा, तो बचेगा क्या आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर क्या बचेगा 4/3 आर क्यूब, तो मान बैठा दीजिएगा, आर स्क्वायर का क्या है 2 गुना 2 गुना 45, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 कट जाएगा, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और यहाँ पर 180, तो 180/36 जाएगा, फिर 36 पंचे 180 हो जाएगा। तो इस तरह से बनाइए या इस तरह से बनाइए। यहाँ पर यदि आप इस तरह से बनाते हैं तो यहाँ पर गुना में x दीजिए, चूँकि सब तो ऐसे कट ही जाएगा, गुना में x यानी कि गोले की संख्या।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दो बेलनों की त्रिज्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 के अनुपात में है। उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने कहता है। तो बेलन का अनुपात दिया है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 7। देखिए त्रिज्या का अनुपात क्या दिया है? R1:R2 बराबर 3:5। ठीक है, H1 अनुपात H2 बराबर कितना दिया है? 2:3। उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का आयतन कहता है निकालना। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? 2πRH। क्या होता है? 2πR1H1 अनुपात 2πR2H2। तो अब यहीं पर आप सूत्र को बैठा दीजिए। ठीक है, तो 2πR1H1 2πR2H2 2 गुना पाई R1 कितना है? देखिए 3 और गुना H1 कितना है? 2 अनुपात 2 पाई R2 कितना है? 5 और H2 कितना है? 3। तो देखिए 2 पाई पाई 3 काट दीजिए तो बच रहा है क्या? 2:5। क्या बच रहा है? 2:5 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है। क्या दिया? दो गोलों के आयतनों का अनुपात 28:8 है। तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो चलिए देखिए दो गोलों का आयतनों का अनुपात दिया है। तो दो गोला का आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 πr³ अनुपात 4/3 πr³ बराबर कितना दिया? 28:8 दिया है। अब देखिए इसमें से 4/3 कैंसिल कर दीजिए, पाई कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या? R³ अनुपात R³ बराबर कितना? 28:8। अब इसको बटा में कर दीजिए, क्या हो जाएगा? R³ और इधर क्या हो जाएगा? 28। लेकिन यहाँ पर सवाल जो है गलत है, 28 नहीं 27 होगा। 28 तो कभी होगा ही नहीं, यहाँ पर जब भी होगा तो 27 होगा। लिखने में मिस हुआ है, 27/8 होगा, 27/8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 27/8। अब देखिए इसको लिख सकते हैं क्या? R/r का होल क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं 3/2 का होल क्यूब। क्यों? इसीलिए कि यहाँ पर क्या होगा? 3/2 का होल क्यूब यानी कि 3 × 9 = 27, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा था ना। दो गोले के आयतनों का अनुपात इतना है तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ से ठीक निकल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? R/r यानी कि R/r जब दोनों का घात बराबर रहता है तो आधार भी बराबर हो जाता है। R/r बराबर कितना हो जाएगा? 3/2। अब देखिए R/r निकल गया। अब यहाँ पर क्या कहता है? इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4πr1² अनुपात 4πr2²। ठीक है, 4 पाई कटा दीजिए, बचा क्या? R1² अनुपात R2²। इसको भी बटा में कर दीजिए, इसको बटा में कर दीजिए, क्या होगा? R1/R2 तो इसको हम लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर। अब देखिए सॉरी, यहाँ पर तो R1 हम बड़ी दिए थे, R ना बड़ी R दिए थे, सब में कैपिटल R लगा दीजिए। तो यहाँ R देखिए R/r बराबर कितना है? 3/2। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए? 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा? 9/4 अनुपात में इसको लिख दीजिए, कितना हो जाएगा? 9/4। एक बार इसको फिर बता रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि दो गोले के आयतनों का अनुपात 27:8 है। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो गोला का आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 πr³। 4/3 πr³ यहाँ पर कैपिटल R, यहाँ स्मॉल l R लिए, 27:8 है बराबर। ठीक है, तो इसमें 4/3 पाई कट गया, R³ अनुपात R³ यहाँ 27:8। इसको बटाम कर दिए, इसको भी बटाम कर दिए। इसको हम लिख सकते हैं R/r का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं 3 × 9 = 27, 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 3/2 का होल क्यूब। जब दोनों का पावर बराबर होता है दोनों का आधार भी बराबर हो जाता है। R/2 बराबर 3/2,
ठीक है। r बटा r बराबर 3/2। अब यहाँ क्या कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या था 4πr²। तो 4πr², 4πr², यहाँ पर कैपिटल यहाँ पर स्मॉल, ठीक है। अब यहाँ 4π दोनों तरफ कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा r², यहाँ हो जाएगा r², ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर है, ठीक है। तो r बटा r कर देंगे यहाँ, फिर r² बटा r², r बटा r हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर बटा में है, तो इसका मान कितना है 3/2, और इस पर यहाँ होल स्क्वायर हो रहा है, तो इस पर भी हम होल स्क्वायर कर देंगे, यानी 3/2 पर होल स्क्वायर कर देंगे, 3×3 9/4 हो जाएगा, और 9:4 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक बेलन एक शंकु एवं अर्धगोला, एक बेलन एक शंकु एवं अर्धगोला समान आधार पर स्थित है तथा उनकी ऊंचाई समान है, उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। यानी एक बेलन है, एक शंकु है, एक अर्धगोला है, तीनों का आधार जो है एक ही है, समान आधार है, और तीनों का ऊंचाई भी समान है, तो उसके आयतनों का अनुपात कहता है निकालने के लिए। तो चलिए देखिए इसको हम बड़ी आसानी से निकाल देंगे। तो 9 नंबर क्या है, पहले क्या है गोला, पहले क्या है गोला, तो हम लिखेंगे गोला नहीं है, बेलन है, बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन अनुपात क्या है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन अनुपात, तब क्या है गोला का आयतन, गोला का आयतन। अब देखिए बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है πr²h, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 πr²h, गोला का आयतन का सूत्र, अर्धगोला यहाँ पर गोला लिखा गया, अर्धगोला का आयतन का सूत्र क्या होता है 2/3 πr³। अब देखिए यहाँ पर तीनों का हमने आयतनों का सूत्र लिखा, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, अर्धगोला का आयतन, तीनों में पाई है, तीनों में पाई है, काट दीजिए। r² यहाँ पर 3 ठो r है, तो 2 r तो इसका त्रिज्या, लेकिन 1 r जो अर्धगोला में होता है वो ऊंचाई होता है, इसलिए इसका r³ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप 2 r काट दीजिए, नहीं कि 1 r यहाँ पर रह गया, ठीक है। इसका h और ये r जो है h का काम करता है, अर्धगोला की ऊंचाई जो है अर्धगोला की त्रिज्या के बराबर होती है, तो 2 ठो यहाँ तो हम काट चुके हैं, 2 r तो काट चुके हैं, 1 r बचा है, तो ये r जो है h है, तो ये भी कट गया। तब यहाँ देखिए कुछ नहीं बचा, तो 1, यहाँ पर क्या बचा 1/3, यहाँ पर क्या बचा 2/3, यहाँ भी सब कट गया, क्या बचा 2/3। अब देखिए इसको सरल अनुपात में करना है, ठीक है। तो सब में 3 से गुना कर दीजिए, तो 1 × 3 अनुपात 1/3 × 3 अनुपात 2/3 × 3, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 काट दीजिए, तो 3 × 3, ये कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पर क्या बचा 2, तो ये हमारा आंसर होगा 3:1:2, ये हमारा आंसर होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता, एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। अब देखिए साधारण वर्ष 365 दिन के होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है 10, साधारण वर्ष कितने दिन के होते हैं, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं 365 दिन, ठीक है। तो यहाँ पर 365 दिन होते हैं, तो यहाँ पर यदि आप 7 से भाग लगाते हैं, तो 7 से आप भाग लगाइए 365 में, 7 × 5 = 35, 1 बचा 15, 7 दूनी 14, एक दिन शेष बच जाता है, यानी 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं 52 सप्ताह, और एक दिन बच जाता है। तो जो एक दिन जो बचा ये तो कोई भी दिन हो सकता है ना, 7 दिन में से कोई भी दिन हो सकता है। कौन कौन दिन हो सकता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, मंगल, फिर क्या होगा बुध, फिर क्या होगा गुरु, फिर क्या होगा शुक्र, फिर क्या होगा शनिवार, ठीक है। रविवार हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो 52 सप्ताह में तो 52 ठो रविवार हो गया, 52 सप्ताह में 52 रविवार हो गया, प्रत्येक सप्ताह एक एक रविवार। अब एक दिन बच गया, एक दिन बच गया, 53 रविवार होने का ही प्रायिकता कह रहा है। तो एक दिन जो बच गया तो वो 7 दिन में से एक दिन है, रविवार जो है 7 दिन में से एक दिन है। तो प्रायिकता बराबर क्या होगा,
प्रायिकता बराबर आपने पढ़ा है कुल परिणाम बटे संभव परिणाम। तो कुल परिणाम कितना है 7 और अनुकूल परिणाम कितना है, यानी रविवार इसमें एक है। कितना रविवार है, 7 दिन में एक रविवार होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1/7। एक रविवार कितने दिनों में, 7 दिनों में एक दिन रविवार होगा, तो यहाँ पर 1/7 आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, एक लीप ईयर अधिवर्ष, लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो लीप ईयर में 66 दिन होते हैं, 366। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अधिवर्ष हिंदी में बोला जाता है, अधिवर्ष, अधिवर्ष कितने दिन के होते हैं, 366 दिन। अब देखिए इसको सप्ताह में बदलना है, ठीक है, इसको क्या बढ़ना है सप्ताह में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भाग दिए, तो यहाँ पर 364 होता है, एक शेष बचा था, तो यहाँ पर 366 है, तो इसमें कितना शेष बचेगा, 2 दिन। शेष कितना बचेगा, 2 दिन। शेष कितना बच जाएगा, 2 दिन। तब 2 दिन में से क्या क्या दिन हो सकता है, तो क्या हो सकता है, रविवार सोमवार, क्या होगा, रवि सोम, रवि सोम। फिर क्या होगा, सोम मंगल, सोम मंगल। फिर क्या होगा, मंगल बुध, मंगल बुध। फिर क्या होगा, बुध गुरु। फिर क्या होगा, बुध गुरु, गुरु शुक्र। फिर क्या होगा, गुरु शुक्र। फिर क्या होगा, शुक्र शनि, शुक्रवार और शनिवार। फिर क्या होगा, शनिवार रविवार, शनिवार रविवार। अब देखिए शनिवार रविवार, सॉरी यहाँ पर रवि बढ़िया से नहीं लिखा है। अब फिर रविवार सोमवार, तो रविवार सोमवार तो हम यहाँ लिख चुके हैं। तब देखिए कितना जोड़ा बना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 7 जोड़ा बना। कितना जोड़ा बना, 7। अब देखिए कि यहाँ पर रविवार कितने जोड़े में है। अब देखिए यहाँ पर एक बार है और एक बार यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर जो है 53 रविवार कहता है। तो 53 रविवार यानी कि एक लीप ईयर में एक लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगा। तो 52 रविवार तो उधर हो चुका था, ठीक है, 52 सप्ताह में 52 रविवार हो गया था। अब 2 रविवार बच गया, तो 2 रविवार जो है 7 जोड़े में से 2 जोड़ा में रविवार है, इसलिए इसका प्रायिकता क्या होगा, 2/7। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, यानी कि इसको जड़ तक बताएं। लेकिन यदि परीक्षा में पूछता है तो अब इसको कंठस्थ याद कर लीजिएगा। साधारण लीप ईयर में, साधारण वर्ष में 1/7 होगा प्रायिकता, और लीप ईयर में 2/7 होता है। रविवार रहे, सोमवार रहे, मंगल, कोनो दिन का प्रायिकता निकालने के लिए कहेगा तो 2/7 याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, 25 संख्याओं का माध्य 10 है, यदि 15 संख्याओं का माध्य 12 है तो शेष 10 संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो देखिए 25 संख्याओं का माध्य दिया है, 25 संख्याओं का माध्य, 25 संख्याओं का माध्य दिया हुआ है 10, ठीक है। तो 25 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 25 संख्याओं का योगफल, 25 संख्याओं का योगफल। तो यहाँ दोनों गुना हो जाता है, क्या होता है, दोनों गुना हो जाता है। 25 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब फिर क्या कहता है कि 15 संख्याओं का माध्य 12 है। प्रथम 15 संख्या का माध्य 12 है, तो उसको भी लिख लीजिए। प्रथम 15 संख्याओं का माध्य बराबर 12 है, तो 15 संख्याओं का योग कितना होगा, 15 संख्याओं का योग, 15 संख्याओं का योगफल। तो ये दोनों गुना हो जाता है, 15 × 12, 15 12 कितना होता है, 188। अब देखिए शेष कितना बच गया, 10 संख्या। तो 25 संख्या का योगफल 250 है और 15 संख्या का योगफल 180 है, तो 10 संख्याओं का योगफल कितना बचेगा, 10 संख्याओं का योग, 10 संख्याओं का योग। तो कितना हो जाएगा, 250 घटा 180, तो यहाँ हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा, 70। तो 10 संख्याओं का योग 70 है, तो 10 संख्या का माध्य कितना होगा, तो माध्य बराबर 10 संख्या का योग बराबर माध्य बराबर 10 संख्या का माध्य बराबर, तो 70/10 हो जाएगा, 70/10, और कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये हमारा होगा आंसर, ठीक है। माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। तो 10 परीक्षणों का योग कितना हो गया, 70,
परीक्षणों की संख्या कितना है 10 है। तो परीक्षणों की संख्या में परीक्षणों के कुल योग में परीक्षणों की संख्या से भाग दे दिया, ये हो गया आंसर। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, अर्धवृत्त का कौन होता है। क्या कह रहा है, अर्धवृत्त का कौन होता है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अर्धवृत्त का कौन होता है। तो देखिए इसको बता रहे हैं, अर्धवृत्त इस प्रकार का होता है, ठीक है, ये हमारा अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का ये जो व्यास है, व्यास को यदि कहीं भी आप मिला देते हैं ऐसे करके, ठीक है, व्यास के एक छोरे को दूसरे छोरे अर्धवृत्त की परिधि पर मिला देते हैं तो यहाँ हमेशा 90 डिग्री कोण बनता है, हमेशा। अब जहाँ से मिला दीजिए, इधर से भी आप मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री ही कोण बनेगा। तो इसलिए इसको आप याद रखिएगा, अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो इसका 13 नंबर का आंसर क्या होगा, समकोण। 13 नंबर का आंसर क्या होगा, समकोण। ऑप्शन में यदि 90 डिग्री दिया रहे तो आप उसे भी देख लीजिएगा, 90 डिग्री भी आंसर हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। चलिए देखिए इसको भी बता रहे हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, इसका भी बता रहे हैं। वृत्त के केंद्र से, देखिए ये मान लिया जाए वृत्त है, ठीक है, ये जीवा है, ये केंद्र है, केंद्र से डाला गया लंब ये जीवा को समद्विभाजित करता है। जैसे ओ ए बी एम, तो ये जो है ए एम बराबर बी एम हो जाएगा, ए एम बराबर क्या हो जाएगा, बी एम हो जाएगा। बराबर भागों में बांट देता है। मान लिया जाए जीवा 8 cm है तो ओ एम जो है उसको 4 cm में बांट देगा। तो ठीक है, तो वही है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित। ये सब थ्योरम है, थ्योरम यदि आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। अब क्या है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, जैसे ये वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है। अब जितना दूर इधर लेते हैं उतना दूर ही इधर लीजिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से। यदि मान लीजिए ये 4 cm, ये 4 cm है तो ये जीवा यदि 8 cm है तो ये जीवा भी कितना होगा, 8 cm। वही लिखे हैं, केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं डॉट 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 लंबाई के होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में क्या हो जाएगा, समान, क्या होते हैं, समान लंबाई के होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है, ये भी 9th क्लास का हिसाब है। चक्रीय चतुर्भुज कैसा होता है देखिए बता रहे हैं। जैसे ये वृत्त है, यहाँ पर जो है एक चतुर्भुज है जिसके सभी शीर्ष वृत्त की परिधि को स्पर्श करता है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी। तो यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये एक थ्योरम है, ठीक है। कोण ए जोड़ सी बराबर भी 180 होगा, कोण बी जोड़े डी बराबर भी कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा, 180 डिग्री। 16 नंबर का आंसर क्या होगा, 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका सही जवाब होगा 180 डिग्री। 16 नंबर का सही जवाब होगा, 16 नंबर का सही जवाब होगा 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय समांतर चतुर्भुज, यानी क्या कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है लेकिन ये समांतर चतुर्भुज भी है। तो चक्रीय समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आयत होता है। चक्रीय समांतर चतुर्भुज क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, चक्रीय समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आयत होता है, ठीक है। चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कहता है, एक ही वृत्तखंड के कोण डॉट 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 होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण डॉट 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 होते हैं, तो ये भी समान होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19। अब क्या कहता है, एक ही वृत्तखंड के कोण हो गया, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। इसका क्या होगा, वृत्त की समान जीवाएं, जैसे उदाहरण से बता रहे हैं फिगर से, ये वृत्त की जीवा है, ठीक है, ये जीवा है, ये केंद्र पर समान कोण बनाएगा। ये मान लिया जाए वृत्त की समान जीवाएं ए बी सी डी, ये 4 cm है, ये भी 4 cm है, तो यहाँ ये 60 डिग्री कोण बनाएगा, तो यहाँ पर ई भी 60 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी समान जीवाएं केंद्र पर समान लंबाई की जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, समान कोण, क्या होगा, समान
कोण। 19 नंबर का आंसर क्या होगा, समान कोण बनाती है। आप देख सकते हैं 19 नंबर में है वृत्त की समान जिवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। चलिए अब चलते हैं हम 20 नंबर। 20 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, देखिए 20 नंबर, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार 12 सेंटीमीटर, शीर्षलंब निकालने के लिए कहा रहा है। तो क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना शीर्षलंब, हाफ गुना आधार गुना शीर्षलंब। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 120 और बराबर हाफ, और आधार कितना दिया है, तो आधार दिया है 12 cm, आधार कितना दिया है 12 cm, निकालने क्या कहता है शीर्षलंब। तो ये 12 हो गया और गुना क्या हो गया शीर्ष लंब, 2 छक्का 12, 6 गुना में इधर आके भाग लग जाएगा 120/6 और इधर क्या हो जाएगा शीर्ष लंब, 6 दूनी 12 यानी 20, यानी शीर्षलंब बराबर कितना सेंटीमीटर हो गया 20 सेंटीमीटर, और ये हो गया आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, 4 - कैसा संख्या है। 4 - यहाँ देखिए √3 अपरिमेय संख्या है, तो जब एक अपरिमेय होता है तो इसके साथ 4 जो है मैंने अपरिमेय संख्या यानी ये कोई संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या में अपरिमेय संख्या घट रहा है, प्राकृतिक संख्या में अपरिमेय संख्या घट रहा है, जुट रहा है, गुना हो रहा है, भाग हो रहा है, तो भी ये अपरिमेय होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 21 नंबर का सही जवाब, 21 नंबर का सही जवाब होगा अपरिमेय। कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 क्या कहता है, साइन 0 डिग्री जोड़ कॉस 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री जोड़ कॉस 0 डिग्री। तो मान आप बैठा दीजिए, साइन 0 कॉस 0, साइन 0 का मान होता है 0, कॉस 0 का मान होता है 1, दोनों को जोड़ दिया तो 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, 2.034 और यहाँ पर आवर्त लगा है। तो यहाँ जब भी किसी पर आवर्त लगा हुआ रहे तो वो परिमेय संख्या होता है, वो क्या होता है परिमेय संख्या। ठीक है, इसको याद रखिएगा, वो क्या होता है परिमेय संख्या होता है, और परिमेय संख्या कभी नहीं बताइएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या में आवर्त नहीं रहता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण। तो देखिए समकोण त्रिभुज इस तरह होता है, और समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण, और कर्ण का जो सम्मुख कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। कर्ण का सम्मुख कोण, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, और कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होता है, कर्ण के सामने वाला कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर सम्मुख कोण पूछा है, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण यानी कर्ण का सम्मुख कोण, तो कितना डिग्री होगा, सम्मुख कोण होता है तो 90 डिग्री होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा है, 2.01 फिर यहाँ पर 401, यहाँ पर हो जाएगा 501 डॉट डॉट डॉट, ये अपरिमेय संख्या है, यानी कि इस पर हम जो है आवर्त नहीं लगा सकते हैं। ये किसका दशमलव प्रसार है, तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। अब देखिए कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रहा है, दशमलव के बाद 01 है, 01 के बाद यहाँ बीच में 00 तब 1 है, फिर 000 तब 1 है, यहाँ 40 तब 1 है, फिर यहाँ 50 तब 1 है, अब 60 के बाद 1 आएगा। तो ये क्या है, अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। तो अशांत अनावर्ती किसका होता है दशमलव प्रसार, तो अपरिमेय संख्या का होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 26। 26 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में एक बहुपद है, बहुपद क्या है 7x³ माइनस 13x² प्लस 7x माइनस 5, ये निकालने क्या कहता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र होता है -d/a। क्या होता है, सूत्र होता है -d/a। तो देखिए माइनस ABCD, d बराबर -5 और a बराबर 7, तो माइनस माइनस प्लस 5/7, ये हमारा आंसर होगा। 26 नंबर का आंसर हो गया। चलिए 27 नंबर देखते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का निर्देशांक इतना इतना है, इसके केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहता है। तो देखिए कोई त्रिभुज है, देखिए यहाँ पर देखिए कोई ये त्रिभुज है, ठीक है, इसके शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है। शीर्ष का निर्देशांक कितना दिया है 4,8, 4, -8, फिर क्या दिया है -9,
7, उसके बाद क्या दिया 8,13। ठीक है, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक यानी कि यहाँ पर जो केंद्रक होता है उसका निर्देशांक, तो हम लोग केंद्रक का सूत्र पढ़े हैं। क्या है, त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र हम लोग क्या पढ़े हैं, x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3, और दूसरा निर्देशांक क्या होता है y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3। तब देखिए यहाँ पर पहला जो होता है वो x होता है, तब जोड़ दीजिए 4 माइनस 9 जोड़ 8 बटा 3। इसका सेकंड वाला जोड़िए -8 जोड़ 7 जोड़ 13 बटा 3। अब इसको ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए, 8 4 12, 12 में 9 गया 3, तो 3 बटा 3। यहाँ देखिए 13 7 20, 20 में 8 गया 12, 12 बटा 3, कटा दीजिए, 3 3 कट जाएगा, 3 चौका 12। तो यानी इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 1:4। इसका निर्देशांक कितना होगा 1:4। ठीक है, ओह अनुपात लिखा गया, कोमा होगा 1,4, 1,4 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कहता है, अब है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पर है, खाली जगह जो है उसको भरने के लिए कहता है। तो चलिए हम भरते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग सूत्र पढ़े हैं क्या, हाफ x1 y2 माइनस y3 जोड़ x2 y3 माइनस y1 जोड़ x3 y1 माइनस y2, ये होता है सूत्र। ठीक है, क्या होता है एक बार फिर से देख लीजिए, हाफ x1 y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2। देखिए याद रखने का तरीका आपको बता रहे हैं, पहले x1 तब x2 तब x3 प्लस में, और घर के अंदर जो है 2 से शुरू कीजिए, 2 के बाद 3 होता है, फिर 3 के बाद 1 होता है, और 1 के बाद 2 होता है, तो घटाते जाइए, 2 में 3। ठीक है, ऐसे भी याद नहीं रहेगा, तो यहाँ x1 है तो हम यहाँ y2 से शुरू करेंगे, x1 है तो यहाँ हम किससे शुरू करेंगे y2 से, तो y2 में y3 घटा देंगे, फिर यहाँ दूसरे घर में क्या लिखेंगे y3 में y1 घटा देंगे, y2 में y3, और 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे y3, या तो ऐसे याद रखिएगा, यहाँ पर 2 के बाद 3, यहाँ x2 है तो यहाँ पर y3 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से y2 माइनस y3, फिर लगातार y3 माइनस y1, 3 के बाद y1 y2 y3, तो 2 के y2 के बाद y3, y3 के बाद y1, y1 के बाद y2, ये याद करने का तरीका हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 29, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में √2 √8 √18 का सार्वंतर कथा निकालना, √2 √8 √18 AP का सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कहता है। तो देखिए √2 √8 और √18 ये डॉट डॉट डॉट, तो देखिए यहाँ a बराबर क्या है √2, ठीक है, या T1 ले लीजिए, T1 बराबर, और T2 √8 है। √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यानी 2√2। ठीक है, और √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9 दूनी 18, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 3√2। अब जो है ठीक है ये T3 है, अब जो है CD निकाल दीजिए, तो T2 घटा T1, T2 कितना है 2√2, और 1√2 घट रहा है, तो 2√2 में 1√2 घट गया, तो √2 बच गया। दूसरा यदि आप CD निकालना चाहते हैं तो T3 घटा T2, अब देखिए T3 को हमने तोड़ा है तो कितना आया 3√2, और इसमें घटा रहे हैं कितने 2√2 को, तो बच रहा है कितना 1√2। ठीक है, अब हमारा अंतिम क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्या कहता है, द्विघात बहुपद का आलेख किस प्रकार होता है। तो देखिए द्विघात बहुपद का आलेख आप लोगों को पढ़ा है, ऐसे होता है या तो ऐसे होता है। ठीक है, 2 ही आकार का होता है, ये चाहे तो ऊपर से खुला होगा चाहे तो नीचे से खुला होगा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं परवलयाकार। कैसा होता है, तो परवलयाकार, और ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से हमारा ये 30 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज पूरा होता है। आप इसे बना के देखिए आप कितना सही कर पाते हैं। पहले आप एक बार जो है वीडियो को रोक रोक कर बनाते जाइएगा, और फिर कमेंट में बताइएगा आपका कितना सही हुआ और कितना सही नहीं हुआ। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे दिन नए ऑब्जेक्टिव्स के साथ।